यह व्यक्ति मिस्र का फिरौन नहीं बल्कि दुनिया का सबसे पुराना उत्परिवर्ती एपोकैलिप्स है। वह 3600 ईसा पूर्व में रहता था। सभी नश्वर लोगों को क्रूरतापूर्वक गुलाम बनाकर रखता था। कोई नहीं जानता कि वह कितने वर्षों तक जीवित रहा है, क्योंकि हर बार जब उसका भौतिक शरीर खराब होने लगता है तो उसके 4 घुड़सवार उसे एक नया शरीर ढूंढ देते हैं, जिससे उसे अमरता प्राप्त होती है। और इस बार ये पुनर्योजी क्षमताओं वाला शरीर है। चेतना हस्तांतरण के माध्यम से एपोकैलिप्स न केवल मेजबान की महाशक्तियों को प्राप्त कर सकता है, बल्कि ये क्षमताएं अनंत रूप से जमा भी हो सकती हैं। जल्द ही पुनर्जन्म की रस्म शुरू होती है। पिरामिड के शीर्ष पर कैनवास को पीछे खींचा जाता है। सूरज की रोशनी में पिरामिड के शिखर पर रंग सक्रिय हो जाते हैं, रहस्यमय तरीके से ऊपर की ओर फैलते हैं। एपोकैलिप्स की चेतना स्थानांतरित होने लगती है, और ये तब होता है जब वह सबसे कमजोर होता है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए उत्पीड़ित लोग तख्तापलट शुरू कर देते हैं। लकड़ी के 2 खंभे टूट गए, टनों वजनी विशाल पत्थर गिर गए, जो पिरामिड की ओर जाने वाले मार्ग से नीचे की ओर खिसक रहे थे। इस बीच टॉवर के अंदर मौजूद सैनिक हरकत में आ गए, जिससे कमरे के अंदर मौजूद सभी लोग फंस गए। लेकिन एपोकैलिप्स के 4 घुड़सवारों से निपटना आसान नहीं है। हॉर्समैन वह बस अपने हाथों से ताली बजाता है, जिससे सैनिक कंकाल में बदल जाते हैं। हॉर्समैन फेमिन आग की लपटों में हेरफेर करता है, उन्हें आग के सांपों में बदल देता है, जो बचे हुए सैनिकों को जलाकर कोयला बना देते हैं। हालांकि जैसे जैसे विशाल पत्थर सहायक स्तंभों को नष्ट करना जारी रखते हैं, पूरा पिरामिड हिलना शुरू हो जाता है, जिससे बाहर मौजूद गुलाम डरकर अपनी जान बचाने के लिए भाग जाते हैं। अंदरूनी हिस्सा भी हिलना शुरू हो जाता है। एक विशाल पत्थर एपोकैलिप्स की ओर गिरता है, लेकिन हॉर्समैन पेस्टिलेंस उसे पकड़ लेता है। दुर्भाग्य से बाकी लोग इतने भाग्यशाली नहीं होते। ये देखते हुए कि एपोकैलिप्स का स्थानांतरण अपने अंतिम चरण के करीब है, एक हत्यारा उसे मारने के लिए तैयार होकर बाहर कूदता है, लेकिन हॉर्समैन डेथ द्वारा टेलीकिनेसिस का उपयोग करके उसे पकड़ लिया जाता है। उसे एक प्रेटजेल में घुमाया जाता है और दीवार से टकराया जाता है। इस समय मार्ग में विशाल पत्थर अपने अंत तक पहुंच जाता है, पिरामिड के सबसे महत्वपूर्ण समर्थन स्तंभ को नष्ट कर देता है। हॉर्समैन अकाल को कुचलकर मार देता है। एपोकैलिप्स के साथ हॉर्समैन डेथ भी नीचे गिर जाता है। हॉर्समैन डेथ जल्दी से टेलीकिनेसिस का उपयोग करके तैयार कवच को एपोकैलिप्स के नए शरीर में स्थानांतरित करता है, लेकिन वह मलबे पर भारी रूप से गिर जाती है। अपने अंतिम क्षणों में हॉर्समैन डेथ अपनी सारी शक्ति का उपयोग एपोकैलिप्स की रक्षा करने के लिए करती है। शांति से अपनी मृत्यु का सामना करती है। हजारों साल बीत चुके हैं और एपोकैलिप्स को भगवान के रूप में पूजने वाले अनुयायियों के एक समूह ने इस स्थान को पाया है। सूर्य की रोशनी उनके सामने पिरामिड की चोटी पर पड़ती है और रहस्यमयी रूम चमक उठते हैं। 1000 साल की नींद के बाद एपोकैलिप्स एक बार फिर जागता है। खुद को भूमिगत फंसा हुआ पाकर वह तुरंत ऊर्जा इकट्ठा करना शुरू कर देता है, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है। कुछ ही समय बाद एपोकैलिप्स लबादा ओढ़े सड़क पर दिखाई देता है, यह महसूस करते हुए कि यह अब वह मिस्र नहीं है जिस पर उसने कभी शासन किया था। इस समय एक लड़की उसका ध्यान आकर्षित करती है। लड़की की आंखें सफेद हो गईं क्योंकि उसने रेत के तूफान को बुलाया, फिर उसने एक विक्रेता से कुछ चुराने का अवसर लिया। ये लड़की युवा स्टॉर्म है, लेकिन कुछ ही समय में विक्रेता उसका रास्ता रोक देता है। जैसे ही विक्रेता स्टॉर्म को धमकाता है, एपोकैलिप्स अचानक प्रकट होता है। हालांकि विक्रेता एक छोटे चाकू से एपोकैलिप्स को धमकाता है। अप्रत्याशित रूप से उसके हाथ के एक ही बार उठने से रेत विक्रेता के साथियों को ब्लेड की तरह चीरती हुई निकल जाती है। फिर एपोकैलिप्स अपनी शक्तियों का फिर से उपयोग करता है और विक्रेता उसके पीछे की दीवार से भस्म हो जाता है, केवल एक भयभीत चेहरा छोड़ता है। इसके बाद स्टॉर्म एपोकैलिप्स को उसके ठिकाने पर ले जाती है। एपोकैलिप्स कमरे में टेलीविजन की ओर आकर्षित होता है और जैसे ही वह उसे छूने के लिए आगे बढ़ता है, उसकी आंखों के सामने अनगिनत छवियां चमकती हैं। कुछ ही सेकंड में वह इन हजारों वर्षों में हुए बदलावों को समझता है और महसूस करता है कि दुनिया पर अब आम लोगों का शासन है। एपोकैलिप्स इससे बहुत नाखुश होता है और पूरी पृथ्वी को साफ करने का संकल्प लेता है। पहला कदम अपने 4 घुड़सवारों को फिर से इकट्ठा करना है। एपोकैलिप्स आगे बढ़ता है और स्टॉर्म की थोड़ी उठाता है, जिससे उसकी क्षमता तुरंत खुल जाती है, जिससे वह उसका पहला घुड़सवार बन जाता है। इसके बाद वे साइलॉक की तलाश करते हैं, एक उत्परिवर्ती जो अपने विचारों को हथियारों में बदल सकता है। सिर्फ एक विचार से एपोकैलिप्स साइलॉक के मानसिक ब्लेड को 10 गुना बड़ा कर देता है। साइलॉक द्वारा पेश किए जाने पर वे तीसरे उत्परिवर्ती एंजल को ढूंढते हैं। हालांकि एंजल के पंखों में से एक वर्तमान में टूटा हुआ है। हालांकि एपोकैलिप्स ने न केवल एंजल के पंखों को धातु के रूप में बदल दिया, बल्कि पंखों को ब्लेड के रूप में भी लॉन्च किया जा सकता था। एपोकैलिप्स ने जिस चौथे शूरवीर को चुना वह प्रसिद्ध मैग्नेटो था। हजारों डिग्री पर जलती हुई एक भट्टी अप्रत्याशित रूप से गिरती है और एक महत्वपूर्ण क्षण में एक आदमी तेजी से कार्य करता है, भट्टी को बीच हवा में लटका देता है। यह आदमी गुप्त मैग्नेटो है। वह अपने सहकर्मियों की अजीब निगाहों को देखता है, ये जानते हुए कि वह अब यहाँ और नहीं रह सकता है, और तुरंत अपनी पत्नी और बेटी के साथ भागने की तैयारी करने के लिए घर चला जाता है। हालांकि जब वे अपनी बेटी को खोजने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसका कमरा खाली है। वे उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं और अंततः एक छोटे से उपवन में पहुंचते हैं जहां वे अपनी बेटी को पुलिस अधिकारियों के एक समूह द्वारा पकड़े हुए देखते हैं। पुलिस ने मैग्नेटो की पहचान का पता लगा लिया है। अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए मैग्नेटो स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर देता है।
हालांकि अपने पिता को पकड़े जाने पर बेटी अपने गुस्से में अपनी महाशक्तियों को जगाती है और उन पर हमला करने के लिए अनगिनत पक्षियों को बुलाती है। अफरा तफरी में एक अधिकारी गलती से एक तीर छोड़ देता है जो मां और बेटी दोनों को सटीक रूप से मारता है। मैग्नेटो अपनी पत्नी और बेटी के शवों को पकड़कर आगे बढ़ता है। फूट फूट कर रोता है। दुख और निराशा के बाद तीव्र क्रोध आता है। वह अपनी बेटी का हार उतारता है और एक ही इशारे से कोई भी पुलिस अधिकारी नहीं बचता। खून से सना हुआ हार मैग्नेटो के हाथ में वापस आ जाता है, जो ये भविष्यवाणी करता है कि उसके हाथ एक बार फिर खून से लथपथ हो जाएंगे। जैसी कि उम्मीद थी, वह फैक्ट्री में वापस लौटता है और एक विचार के साथ। फैक्ट्री के सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं। वह वहां किसी को भागने नहीं देगा। जैसे ही मैग्नेटो कुछ करने वाला होता है, उसके पीछे एक बैंगनी रंग का पोर्टल खुल जाता है। मैग्नेटो एपोकैलिप्स और उसके 3 घुड़सवारों को देखने के लिए मुड़ता है। हालांकि मैग्नेटो को एपोकैलिप्स की पहचान की परवाह नहीं है। वह उन्हें हस्तक्षेप न करने की चेतावनी देता है। अप्रत्याशित रूप से एपोकैलिप्स की आंखें सफेद हो जाती हैं। इस मुलाकात के साथ मैग्नेटो अब एपोकैलिप्स के निमंत्रण का विरोध नहीं करता। वे पोर्टल के माध्यम से एक एकाग्रता शिविर में जाते हैं, वह स्थान जहां मैग्नेटो की शक्तियां पहली बार जागृत हुई थीं। बचपन की दर्दनाक यादें उसकी आंखों के सामने चमक उठीं, जिसने मैग्नेटो की मानसिकता को पूरी तरह से बदल दिया। इसका लाभ उठाते हुए एपोकैलिप्स मैग्नेटो को उसकी वास्तविक क्षमता का दोहन करने के लिए मार्गदर्शन करता है। जल्द ही मैग्नेटो के आदेश के तहत धातु के छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठा हो जाते हैं, जिसके बाद धातु की एक धार आगे बढ़ती है। एक भयंकर दहाड़ के साथ मैग्नेटो उस जगह को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। जब मैग्नेटो अपनी क्षमता को उजागर कर रहा था, तब मिस्टिक प्रोफेसर एक्स के स्कूल में पहुंची। उसे पता चला कि मैग्नेटो की पत्नी और बेटी की हत्या कर दी गई है और घटनास्थल पुलिस अधिकारियों के शवों से अटा पड़ा है। ये जानते हुए कि मनुष्य मैग्नेटो को जाने नहीं देंगे, उसने प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर की मदद मांगी। इस तात्कालिकता को समझते हुए चार्ल्स ने कार्रवाई करने का फैसला किया। उसने सेरेब्रो हेलमेट पहना और तुरंत पृथ्वी पर सभी म्यूटेंट को महसूस किया। जल्दी से मैग्नेटो का पता लगा लिया, लेकिन मैग्नेटो का दिल पहले से ही नफरत से भरा हुआ था, ये घोषणा करते हुए कि मनुष्यों ने उससे सब कुछ छीन लिया है और अब वह उन्हें खून से भुगतान करेगा। उस समय एपोकैलिप्स अचानक मैग्नेटो की ओर मुड़ा, मानो चार्ल्स की उपस्थिति को महसूस कर रहा हो। एपोकैलिप्स ने तुरंत अपनी शक्ति का उपयोग करके चार्ल्स के दिमाग पर आक्रमण किया। चार्ल्स की दुर्जेय मानसिक क्षमताओं ने एपोकैलिप्स को चकित कर दिया। चार्ल्स की शक्तियों का उपयोग करते हुए उसने दुनिया भर में परमाणु मिसाइलों की रखवाली करने वाले सैनिकों से संपर्क किया और उन्हें लॉन्च की चाबियां घुमाने के लिए प्रेरित किया। अनगिनत परमाणु मिसाइलें आसमान में उड़ीं, जिससे हर कोई भयभीत हो गया। एक महत्वपूर्ण क्षण में चार्ल्स नियंत्रण से मुक्त हो गया और अपने होश में आ गया। उसने तुरंत सेरेब्रो को नष्ट करने का आदेश दिया। हॉक ने तुरंत अपनी ऊर्जा छोड़ी। एक मोटी लेजर बीम ने पूरे तंत्र को नष्ट कर दिया। परिणामस्वरूप चार्ल्स कोमा में चला गया और हर कोई जल्दी से उसे निकालने के लिए आगे बढ़ा। हालांकि जैसे ही वे कमरे से बाहर निकले, एपोकैलिप्स और उसके 4 घुड़सवार आ गए। मैग्नेटो ने सबसे पहले कार्रवाई की और सीधे चार्ल्स का अपहरण कर लिया। फिर एपोकैलिप्स ने एक और पोर्टल खोला और हॉक ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन अनजाने में पोर्टल के पीछे वाले कमरे में इंजन पर अपने लेजर से हमला कर दिया। इससे एक बड़ा विस्फोट हुआ। इस महत्वपूर्ण क्षण में समय अचानक धीमा हो गया। एक आदमी स्कूल के बाहर दिखाई दिया। वह केवल चार्ल्स को खोजने आया था, लेकिन विस्फोट पर ठोकर खाए। उसने लापरवाही से धातु के मलबे को हटा दिया। सभी को बचाने के बाद क्विकसिल्वर ने ऊपर एक लड़की को देखा। वह टूटे हुए फर्श पर दौड़ा और उसे सुरक्षित स्थान पर ले गया। इसके बाद लाइब्रेरी थी। लोगों को बाहर निकालते समय क्विकसिल्वर ने एक लड़की की पालतू सुनहरी मछली को भी बचाया। फिर क्विकसिल्वर बाथरूम गया और एक लड़के को एक शानदार हेयर स्टाइल दिया। अंत में वह और लोगों को बचाने के लिए कक्षा में चला गया। बालकनी पर एक जोड़े को देखकर क्विकसिल्वर ने सहज रूप से मुंह बनाया और उन्हें बालकनी से नीचे फेंक दिया। फिर वह एक बेडरूम में गया, एक लड़के को कंबल में लपेटा और उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। दालान में सरकते हुए उसने 2 पर्दे फाड़ दिए और उन्हें बाहर 2 पेड़ों से बांध दिया। फिर छात्रों को खिड़की से बाहर फेंकना शुरू कर दिया। अंत में क्विकसिल्वर ने 2 घबराए हुए छात्रों को पकड़ लिया, एक मेज को लात मारी और उसे लेकर खिड़की से बाहर निकल गया। ऐसा लग रहा था कि वह एक उन्मत्त मुलाकात के कगार पर है, लेकिन ये क्विकसिल्वर के लिए बस एक बुनियादी ऑपरेशन है। जैसे ही समय फिर से शुरू हुआ, छात्र या तो पानी में गिर गए या बिस्तर की चादरों में फंस गए। साइक्लोप्स के भाई हॉक के अलावा, जो विस्फोट के बहुत करीब होने के कारण दुखद रूप से मर गया, बाकी सभी को क्विकसिल्वर ने बचा लिया। उस समय एक हेलीकॉप्टर आया। उन्हें लगा कि यह मेडिकल रेस्क्यू है, लेकिन ये स्ट्राइकर निकला। उनकी अपर्याप्तता का फायदा उठाते हुए स्ट्राइकर ने अपने आदमियों को गोली चलाने का आदेश दिया। सभी को बेहोश करने के लिए शॉकवेव का इस्तेमाल किया, फिर मिस्टिक और उसके समूह को पकड़ लिया। इस बीच साइक्लोप्स और उसके 2 साथी, जो कुछ दूरी पर छिपे हुए थे, बिना किसी नुकसान के बच निकले। उन्होंने जल्दी से नाइटक्रॉलर का इस्तेमाल करके विमान के अंदर टेलीपोर्ट किया। उनका इरादा टेलीपोर्ट करके सभी को बचाने का था,
लेकिन विमान के अंदर एक विशेष चुंबकीय क्षेत्र था जिसने नाइटक्रॉलर को टेलीपोर्ट करने से रोक दिया और जीन की मानसिक क्षमताओं को खत्म कर दिया। विमान एक गुप्त बेस में उड़ गया, जहां मिस्टिक और अन्य को एक विशेष जेल में कैद कर दिया गया। स्ट्राइकर उनसे चार्ल्स के ठिकाने के बारे में पूछताछ करने की तैयारी कर रहा था, जब अचानक सभी ने चार्ल्स की आवाज सुनी। यह एपोकैलिप्स था, जो चार्ल्स को नियंत्रित कर रहा था, पूरी मानवता पर युद्ध की घोषणा कर रहा था। एपोकैलिप्स को पता न होने पर चार्ल्स ने गुप्त रूप से जीन को अपना स्थान बता दिया। हालांकि जीन खुद मुसीबत में थी, क्योंकि बेस पर मौजूद लोगों ने उसे खोज लिया था। इस अफरा तफरी में वे एक प्रयोगशाला में जा पहुंचे, जहां जीन ने एक लोहे के बक्से में बंद एक जानवर जैसा प्राणी महसूस किया। उसी समय बेस के सैनिकों ने दरवाजा लात मारकर खोला। पकड़े जाने से बचने के लिए जीन ने सेल लॉक खोलने के लिए टेलीकिनेसिस का इस्तेमाल किया, जिससे बेस का अलार्म बज उठा। पिंजरे से एक खतरनाक आदमी निकला। यह वुल्वरिन था। इस समय वुल्वरिन पूरी तरह से बदल चुका था और उसकी याददाश्त मिट चुकी थी। सैनिक उसे देखते ही गोली चला देते हैं। क्रोधित होकर वुल्वरिन तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू कर देता है। लंबे समय तक अमानवीय यातना के कारण वुल्वरिन अब एक असली जानवर जैसा दिखता है। बेस में उत्पात मचाता है और अपने रास्ते में आने वाले सभी सैनिकों को मार डालता है। वुल्वरिन की क्रूरता स्ट्राइकर को भी डराकर भाग जाने पर मजबूर कर देती है। अंततः वुल्वरिन बेस छोड़कर बर्फ में गायब हो जाता है। हालांकि उसने जो अराजकता फैलाई, उससे जीन और अन्य लोगों को मदद मिली, जिससे वे मिस्टिक और अन्य लोगों को सफलतापूर्वक ढूंढ पाए। साइक्लोप्स अपने लेजर का उपयोग करके दरवाजा खोलता है और वे फिर से मिल जाते हैं। वे तुरंत चार्ल्स को बचाने का फैसला करते हैं। इस बीच एपोकैलिप्स चार्ल्स की महाशक्तियों को जब्त करने के लिए एक नया पिरामिड बनाने की योजना बनाता है। जैसे ही वह अपनी शक्ति को सक्रिय करता है, पूरा शहर एक पल में धूल में बदल जाता है। ये कण एक बवंडर में घूमते हैं, एक स्थान पर एकत्रित होते हैं और लगातार फिर से इकट्ठा होते हैं। जब एपोकैलिप्स अपनी शक्ति को रोकता है, तो खंडहरों के बीच एक राजसी पिरामिड खड़ा होता है। फिर एपोकैलिप्स कणों से एक हेलमेट बनाता है और इसे मैग्नेटो को देता है। मैग्नेटो कितना शक्तिशाली है, जैसे ही वह अपनी आंखें बंद करता है, उसे तुरंत सर्वव्यापी चुंबकीय क्षेत्र का आभास होता है। उसके नीचे की इमारत टूट जाती है और चुंबकीय बल जमीन के नीचे तक फैल जाता है, यहाँ तक कि समुद्र तल को भी प्रभावित करता है। मालवाहक जहाजों पर अनगिनत शिपिंग कंटेनर चुंबकीय बल के नीचे उड़ने लगते हैं, जिससे लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग जाते हैं। मैग्नेटो की शक्ति इतनी अधिक है कि यह पूरी दुनिया को प्रभावित करती है। मनुष्य को एहसास होता है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा है। अगर मैग्नेटो को अनियंत्रित छोड़ दिया जाता है, तो मानव सभ्यता कांस्य युग में वापस जा सकती है। अपनी हताशा के बीच एक्समैन अपने जेट में काहिरा पहुंचते हैं। सर्वनाशकारी दृश्य को देखकर वे दो टीमों में विभाजित होने का फैसला करते हैं। क्विकसिल्वर और मिस्टिक मैग्नेटो तक पहुंचने के लिए तैरती इमारतों से भागते हैं, लेकिन मैग्नेटो के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बहुत मजबूत है। वे सुरक्षात्मक अवरोध को भेद नहीं सकते। मिस्टिक को उसकी भावनाओं को अपील करनी है। वह मैग्नेटो को बताती है कि उसका परिवार सिर्फ उसकी पत्नी और बेटी नहीं है, उसके पास चार्ल्स और मिस्टिक भी हैं। फिर मिस्टिक और क्विकसिल्वर युद्ध के मैदान में लौटने की तैयारी करते हैं। विचारों में खोए मैग्नेटो को चार्ल्स के साथ अपने अतीत की याद आती है। अनजाने में उसके गाल पर एक आंसू बहता है। इस बीच चार्ल्स को पिरामिड के अंदर लाया जाता है। एपोकैलिप्स फिर से कब्जे की रस्म शुरू करने की तैयारी करता है। अगर वह चार्ल्स की क्षमताओं को हासिल कर लेता है, तो वह दुनिया में सभी को नियंत्रित कर सकता है और वास्तव में अजेय बन सकता है। हालांकि रस्म के दौरान नाइटक्रॉलर चार्ल्स की तलाश में पिरामिड में टेलीपोर्ट करता है। इस समय उसने दीवार पर एक छाया को आते देखा। यह एंजल था जो उसे रोकने के लिए आ रहा था। वे एक भयंकर युद्ध में शामिल होते हैं। नाइटक्रॉलर को पिरामिड छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। बीस्ट साइक्लॉक से लड़ रहा है। ये देखकर कि उसका ब्लेड बीस्ट को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, साइक्लॉक इसे एक चाबुक में बदल देता है और सफलतापूर्वक बीस्ट की गर्दन के चारों ओर लपेट देता है। जैसे ही वह उसका गला घोंटने वाली होती है, बीस्ट उसे लात मारता है और छुड़ा लेता है। फिर साइक्लॉक को एक ऊंची इमारत पर फेंक देता है। जब वे युद्ध में उलझे होते हैं, तो चार्ल्स से जुड़ी रस्म अपने समापन के करीब पहुंच जाती है। न केवल चार्ल्स के सारे बाल झड़ जाते हैं, बल्कि उसकी पुतलियां भी बदलने लगती हैं। सौभाग्य से इस समय नाइटक्रॉलर रीबार में टेलीपोर्ट हो जाता है और कुछ समय के लिए एंजल से बच जाता है। इसके बाद नाइटक्रॉलर जल्दी से चार्ल्स को ढूंढता है और उसे बचाने के लिए अपनी टेलीपोर्टेशन क्षमता का उपयोग करता है। फिर वह अपने साथियों के पास जाता है और उन्हें एक एक करके विमान में वापस टेलीपोर्ट करता है। वे तुरंत पीछे हटने की योजना बनाते हैं, लेकिन एपोकैलिप्स के गुर्गे उन्हें आसानी से जाने नहीं देंगे। साइक्लॉक और एंजल मिलकर विमान पर कूदते हैं और उसमें एक बड़ा छेद कर देते हैं। जीन सभी को नाइटक्रॉलर को पकड़ने का निर्देश देती है। फिर वह लीवर को धकेलने के लिए टेलीकिनेसिस का उपयोग करती है, जिससे विमान जमीन की ओर गिर जाता है। आखिरी क्षण में नाइटक्रॉलर अपनी क्षमता का उपयोग करता है और सभी को दूर भेज देता है। खतरे को भांपते हुए साइक्लॉक छोड़ देता है, जबकि जेट एंजल के साथ जमीन पर गिर जाता है। हवा में साइक्लॉक जल्दी से एक मानसिक ब्लेड प्रकट करता है, इमारत की दीवारों का उपयोग करके अपने उतरने की गति को धीमा करता है। हालांकि वह बच जाती है, लेकिन वह बेहोश हो जाती है। इस बीच पिरामिड के अंदर एपोकैलिप्स जाग जाता है।
यह महसूस करते हुए कि उसने मानसिक क्षमताएं हासिल नहीं की हैं। वह समझता है कि चार्ल्स को बचा लिया गया है। एपोकैलिप्स एक भयंकर दहाड़ लगाता है। वह पिरामिड से बाहर टेलीपोर्ट होता है। एंजल की दुखद लाश को देखता है और गुस्से में उसे बेकार कहकर कोसता है। फिर एपोकैलिप्स चार्ल्स की तलाश शुरू करता है, क्योंकि अनुष्ठान ने उनके दिमाग को जोड़ा था। एपोकैलिप्स जानता है कि चार्ल्स नहीं गया है। जैसे ही वह चार्ल्स को खुद को दिखाने के लिए बुलाता है, अचानक सब कुछ रुक जाता है। ये क्विकसिल्वर अपनी सुपर स्पीड का उपयोग कर रहा है। क्विकसिल्वर एपोकैलिप्स को मुक्का मारता है, जिससे वह उड़ जाता है और एपोकैलिप्स के जमीन पर गिरने से पहले क्विकसिल्वर फिर से हमला करता है। एपोकैलिप्स की पुतलियां कांपने लगती हैं और सफेद हो जाती हैं। अगले ही सेकंड में जमीन की रेत क्विकसिल्वर के पैरों के चारों ओर लिपट जाती है, जिससे वह अपनी जगह पर फंस जाता है। क्विकसिल्वर विरोध करने की कोशिश करता है, लेकिन एपोकैलिप्स उसकी बांह मोड़ देता है और फिर उसके पैर पर लात मारता है, जिससे वह टूट जाता है। एपोकैलिप्स क्विकसिल्वर को बालों से पकड़ता है ताकि साइक्लॉक उसे खत्म कर सके। साइक्लॉक अपना ब्लेड घुमाता है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से एपोकैलिप्स पर वार करता है, जो अप्रभावित रहता है और साइक्लॉक को गले से पकड़ लेता है। एपोकैलिप्स में सुपर पुनर्योजी क्षमताएं हैं। एपोकैलिप्स द्वारा एक हाथ से उठाए गए साइक्लॉक ऑक्सीजन की कमी के कारण अपनी क्षमता खो देता है, जिससे उसका असली रूप सामने आता है। ये रहस्य है। एपोकैलिप्स अपने जीवन का उपयोग चार्ल्स को खुद को दिखाने के लिए धमकाने के लिए करता है। जैसे ही चार्ल्स खुद को बलिदान करने की तैयारी करता है, उसे अचानक याद आता है कि उनके दिमाग जुड़े हुए हैं। इस बिंदु पर वह जानता है कि उसे एक मौका लेना होगा। चार्ल्स सीधे एपोकैलिप्स के दिमाग पर हमला करता है। वास्तविक दुनिया में एपोकैलिप्स की भौहें सिकुड़ जाती हैं। अगले ही सेकंड में चार्ल्स एपोकैलिप्स के दिमाग में हर म्यूटेंट के दर्द को भर देता है। इस जानकारी के कारण एपोकैलिप्स अपनी आंखें पीछे घुमाता है और मिस्टिक को छोड़ देता है। लेकिन चार्ल्स का हमला यहीं खत्म नहीं होता। वह एपोकैलिप्स पर लगातार मुक्का मारता है। हालांकि एपोकैलिप्स जल्दी से खुद को संभाल लेता है और चार्ल्स की मुट्ठी पकड़ लेता है। स्थिति तुरंत पलट जाती है। एपोकैलिप्स का रूप बहुत बड़ा हो जाता है। वह चार्ल्स को पूरी तरह से अपने वश में कर लेता है और उसे गुड़िया की तरह इधर उधर फेंकता है। वास्तविक दुनिया में एपोकैलिप्स चार्ल्स के स्थान को भांप लेता है। उसके हाथ की एक लहर से इमारत की बाहरी दीवारें बिखर जाती हैं, जैसे ही वह चार्ल्स के छिपने की जगह की ओर बढ़ता है। दो स्टील की सलाखें उसका रास्ता रोक देती हैं। मैग्नेटो को हस्तक्षेप करते देख हर कोई आश्चर्य से ऊपर देखता है। मैग्नेटो के इशारे से आसपास की धातु ऊपर उठती है और उसके नियंत्रण में दो ड्रैगन की तरह एपोकैलिप्स पर हमला करती है। लेकिन एपोकैलिप्स ने अपनी ढाल सक्रिय कर ली और कदम दर कदम आगे बढ़ना जारी रखा। बीस्ट ने मौके का फायदा उठाया और साइक्लोप्स के साथ नीचे कूद गया। साइक्लोप्स ने तुरंत अपना लेजर छोड़ दिया और हमले में मैग्नेटो के साथ सेना में शामिल हो गया। क्विकसिल्वर और मिस्टिक को बचाने के बाद बीस्ट हमले में शामिल होने की योजना बनाता है। हालांकि एपोकैलिप्स बस अपना हाथ हिलाता है, जिससे बीस्ट उड़ जाता है। फिर वह साइक्लोप्स पर हमला करता है, जिससे वह दीवार में धंस जाता है। एपोकैलिप्स हमलावर मैग्नेटो को खतरा भी नहीं मानता। इस बीच मानसिक क्षेत्र में चार्ल्स के पास मुश्किल से आधी जिंदगी बची है, लेकिन चार्ल्स एपोकैलिप्स से कहता है कि उसे हारना तय है। उनके सामने अचानक एक द्वार खुलता है और मानसिक क्षेत्र में जीन की आकृति प्रकट होती है और वास्तविक दुनिया में जीन धीरे धीरे शून्य में अपने पैरों के साथ एपोकैलिप्स की ओर बढ़ता है। चार्ल्स के शब्दों से प्रोत्साहित होकर जीन अंततः अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करती है। मानसिक क्षेत्र में जीन द्वारा एपोकैलिप्स को चकनाचूर कर दिया जाता है, जबकि वास्तविक दुनिया में उसका कवच नष्ट हो जाता है। मैग्नेटो अवसर का लाभ उठाता है और अनगिनत स्टील के टुकड़े फेंकता है, जिससे एपोकैलिप्स गंभीर रूप से घायल हो जाता है। दूसरी ओर बीस्ट की मदद से साइक्लोप्स मुक्त हो जाता है। उसने तुरंत अपना चश्मा उतार दिया और एक उच्च ऊर्जा लेजर हमला किया। एपोकैलिप्स दूर जाने की तैयारी करता है, लेकिन अगले ही सेकंड में बिजली के अनगिनत बोल्ट दिखाई देते हैं। 4 घुड़सवारों में से एक स्टॉर्म ने उसे धोखा दिया है। एपोकैलिप्स निराशा और अनिच्छा की अभिव्यक्ति दिखाता है। जीन के नए विस्फोट के साथ उसकी सुपर पुनर्योजी क्षमताएं भी एपोकैलिप्स को नहीं बचा सकती। अंत में जीन एपोकैलिप्स को राख में बदल देता है। इस संकट के बाद मैग्नेटो और जीन स्कूल के पुनर्निर्माण के लिए काम करते हैं। हालांकि मैग्नेटो के पास अपना रास्ता है और दोनों दोस्त फिर से अलग हो जाते हैं। चार्ल्स को बल की आवश्यकता का एहसास होता है और वह भविष्य के खतरों का सामना करने के लिए एक्स-मेन की नई पीढ़ी को प्रशिक्षित करने के लिए मिस्टिक को प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त करता है।